जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के जितने भी फार्मूले हैं उसको हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से फार्मूला का यूज होता है उसको समझेंगे। पहले हम देखते हैं अध्याय 1 में चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में ज़्यादा फार्मूला नहीं है। पहला है आपका एक यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता है कि a बराबर जो होता है BQ प्लस R होता है। a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और B से क्या होता है, छोटा होता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि HCF गुने LCM बटे में A गुने में B बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट आता है यदि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आता है तो वह संख्या जो होगा वह शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला कंसेप्ट है यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आता है, तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यदि A और B परिमेय संख्या है, तो पहला A प्लस B, दूसरा A माइनस B, और तीसरा हो जाएगा A गुने B, और चौथा हो जाएगा A बटे में।
ये सभी के सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट है यदि ए यदि ए परिमेय और बी अपरिमेय हो, अपरिमेय, तो पहला ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, तीसरा ए, चौथा हो जाएगा ए। ये सभी के सभी क्या होते हैं? ठीक है, इतना फॉर्मूला के चैप्टर 1 में है। आगे हम चलते हैं चैप्टर 2 में, कौन कौन सा फॉर्मूला की जरूरत है उसको अध्याय 2। इसमें पहले हम लोग को देखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद इसमें होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होता है सी। उसके बाद होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट है यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया तो द्विघात पद प्राप्त करने का सूत्र ये होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो ये बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट है कि कोई बहुपद कब हो? तो लिखेंगे यदि किसी चर राशि का घात, चर राशि का घात पूर्ण संख्या, क्या बच्चों? पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा, अन्यथा ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात पहले इसको हम लोग व्यापक रूप देते हैं, व्यापक रूप, व्यापक त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर
उसके बाद देखते हैं, इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस टू बाई ए। फिर होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई। फिर होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई। आगे चलते हैं, आगे दिया रहेगा यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा, ये दिया रहेगा। तो कहेगा कि घात बहुपद क्या होगा, घात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसका सूत्र है बच्चों, वो है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा टू 0। इस बात को ये त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका विभाजन परिमेय। विभाजन परिमेय होता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। हम इसको कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भाग प्लस शेष। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 अध्याय 3 में पढ़ना है दो चर वाले रिएक्शन। दो चर वाले रिएक्शन। और हम देखेंगे दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक होता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर। आगे चलते हैं। द्विघात दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। इससे पहला है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विलोपन विधि। तीसरा है आपका ग्रज गुणन विधि। चौथा आपका तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। आगे चलते हैं। अगला है यदि a1 बाई 2 नॉट इक्वल टू 1/2 होगा, इसका जो हल होगा ये अद्वितीय। अब क्या होगा बच्चों, अद्वितीय। जो रेखाएं होगी, रेखाएं ये प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी से गुण क्या होगा, संगत। गुण क्या होगा, संगत। गुण होगा कुछ संगत, संगत। आगे चलते हैं। अगला है
यदि a1 बराबर b1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, इसका हल होगा कोई हल नहीं, कोई हल कोई हल नहीं। इसका जो गुण होगा वो असंगत होगा। असंगत रेखाएं जो होगी, रेखाएं समांतर, रेखाएं क्या होगी बच्चों? समांतर। आगे चलते हैं। यदि a1/a बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इसका जो हल करना है, इसका हल क्या होगा? अनंत या अनगिनत हल हो गया, या अपरिमित रूप से अनेक। इसका गुण होगा संगत, गुण हो जाएगा संगत, संगत। और इसका रेखाएं जो होगी वो समपाती, रेखाएं क्या होगी? समपाती। ठीक है, इतना हम लोग 3 चैप्टर में याद रखना है, बाकी सब बन जाएगा। आगे आते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। परंतु व्यापक रूप, व्यापक द्विघात समीकरण का जो व्यापक होता है वो a² प्लस bx प्लस c बराबर आगे देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसमें x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2। इसको हम सीधे 4 सूत्री बोलते हैं। उसके बाद होता है विवेचक, विवेचक हम लोग बार डी से शुरू करते हैं। विवेचक बराबर होता है b² माइनस 4ac बटे में विवेचक बराबर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। उसके बाद लिख सकते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस b बटे में 2 है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आता है कि कौन द्विघात समीकरण है। यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 तो वह द्विघात बहुपद द्विघात कहलाता है। यदि किसी बहुपद जो अधिकतम घात हुआ 2 होना चाहिए, यदि 2 से ज्यादा रहेगा तो भी द्विघात बहुपद नहीं होगा, और 2 से कम रहेगा तो भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। हमेशा घात कितना चाहिए? 2 होना चाहिए। यदि 2 नहीं होगा तो द्विघात बहुपद। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इसका प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति आपको एग्जाम में 12 प्रकृति में कि यदि डी का मान जो है 0 के बराबर है, डी का मान यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर। उसके बाद है यदि डी 0 से बड़ा आ जाए तो मूल्य वास्तविक
वास्तविक और हीन, वास्तविक और हीन होगा। आगे चल बोला है यदि d छोटा 0 तो मूल्य जो होगा मूल्य काल्पनिक, मूल्य क्या रहेगा काल्पनिक या अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक है, आगे चलते हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5 में देखते हैं कौन कौन सूत्र उपयोग होता है। अध्याय 5 में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। उसमें पहला नंबर याद रखना है कि यदि किसी श्रेणी का सार्व बराबर आता है, सार्व मतलब क्या आता है जो बराबर आता है, तो वह श्रेणी एपी कहलाती है। एपी कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी किसी भी समांतर श्रेणी के यदि सार्व अंतर बराबर रहेगा तो वह एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। आगे देखते हैं एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एनवा पद निकालने, एनवा पद हम लोग ए एन से, ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन घटाओ 1। आपको ये बात याद है, यहाँ पे जो ए है एपी का प्रथम पद है, एन जो है पदों की संख्या है और डी जो है सार है। आगे चलते हैं एपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल तो हम लोग एसएन से शुरू करते हैं। तो एसएन बराबर होता है एन बटे में 2 इंटू 2a प्लस एन घटाओ 1 इंटू 3। ये एसएन का सूत्र होता है। या और एक सूत्र होता है एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है अंतिम, एल क्या है अंतिम। यदि अंतिम पद दिया होगा तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे, यदि पदों की संख्या दिया रहेगा, एन का वैल्यू दिया रहेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन पदों का योगफल निकालने के लिए। आगे चलते हैं अध्याय 6 में हम लोग को समरूप त्रिभुज की समरूपता और सर्वांशों के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उसको थ्योरम के माध्यम से समझ लेंगे। आगे चलते हैं अध्याय 7 में। अध्याय 7 में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पहले चतुर्थांश को समझ लेते हैं। चतुर्थांश, ये आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश करते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश करते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश करते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों प्लस 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 प्लस, दूसरा में एक्स माइनस में और वाई प्लस में, तीसरा में दोनों माइनस माइनस होता है, चौथा में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछेगा कि ये दो बिंदु है ए और बी, ए और बी तो बिंदु है, इसका जो निर्देशांक बिंदु है x1 है और y1, इसका है x2 y2। तो कहेगा कि इनके बीच की दूरी क्या होगा, तो यहाँ से ए बी बराबर दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे आते हैं, आगे पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, तो मूल बिंदु सूत्र होता है बच्चों अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आगे आते हैं, अगला पॉइंट रहेगा कि दो रेखा दिया है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, और इसके बीच बिंदु एक सी एफ है, इसका बीच निर्देशांक यानी मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। आगे आते हैं, आगे होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस 2। आगे चलते हैं, आगे आएगा त्रिभुज ए बी सी, इसका निर्देशांक बिंदु है x1 y1 और इसका है x2 y2, इसका है x3 y3। कहेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला पॉइंट रहेगा कि त्रिभुज के तीनों बिंदु सरेखी का होते हैं। तो जब सरेखी कहेगा तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों बिंदु सरेखी होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बच्चों? आगे देखते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्रक का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 2। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं अध्याय 8 में। अध्याय 8 में पढ़ना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज का अध्ययन, यानी जब हम किसी त्रिभुज के तीनों कोण एवं तीनों भुजाओं का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए समझते हैं त्रिकोणमिति में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये जो एंगल होगा 90 का होगा,
तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण किस सबसे लंबी भुजा होती है, हमारे ए बी है और सी, और ये तो जो भुजा है ए और ए बी और बी सी, ये थीटा एंगल पर डिपेंड करता है। यदि ये थीटा होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ऐसे एक और फिगर बनाते हैं। ये 90 डिग्री है, ये कट हो जाएगा। अब हम लेते हैं कि ये थीटा है, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होता है। पहला आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे में कर्ण, लंब बटे। दूसरा है cos थीटा, cos थीटा होता है आधार, आधार बटे में कर्ण। तीसरा है tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटे में आधार। आगे देखते हैं cot थीटा, cot थीटा होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। उसके बाद है sec थीटा, sec थीटा होता है कर्ण, कर्ण बटे में आधार। उसके बाद है cosec थीटा, cosec थीटा होता है कर्ण, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला एक सूत्र होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा। फिर cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। उसके बाद tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। फिर cosec थीटा, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। आगे चलते हैं। अगला है tan थीटा बराबर, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये भी होता है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर। उसके बाद होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर। आगे चलते हैं। उसके बाद सबका एंगल देख लेते हैं। 37 का मान कितना होता है, 35 कितना होता है। जैसे हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। साइन कॉस टैन, यहाँ थीटा हो गया, तो साइन हो गया, एक कॉस हो गया और ये टैन हो गया। 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है, ये होता है 0, ये होता है 1, ऐसे। इसके बाद 30 डिग्री लगाते हैं। 30 डिग्री पर साइन होता है 1/2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√3। उसके बाद 45 लगाते हैं। 45 पे ये होता है 1/2, ये भी होता है 1/2 और ये होता है 1। उसके बाद 60 पे देख लेते हैं। 60 पे ये होता है √3/2, ये होता है 1/2
और ये होता है √3। 90 पे होता है, ये होता है 1, ये 0 और ये अपरिभाषित या आगे देखते हैं क्या रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। आगे देखते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। cosec थीटा। उसके बाद है cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इतना फॉर्मूला आपको चैप्टर 8 में पढ़ना है। इतना फॉर्मूला चैप्टर 8 बन जाएगा। आगे चलते हैं 9 में देखना है हम लोग को। चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस है, तो उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझना। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ सी है और एक बिंदु यहाँ एक भवन है, मान लीजिए ए बी कैप और ये बिंदु सी है। सी से कोई व्यक्ति भवन के शिखर ए को जब देखेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उन्नयन। क्या बनेगा, उन्नयन कोण। मान लीजिए कोई भवन है, ये भवन है ए बी, और कोई व्यक्ति यहाँ भवन के शिखर पर खड़ा है और वो बिंदु सी को देख रहा है। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा अवनमन। अवनमन। इतने बात को इसमें याद रखना, बाकी सब इसमें जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है उसी का होता है। चैप्टर 10 में हम लोग को थ्योरम ही पढ़ना है, ब्रिज से रिलेटेड है, और 11 में रचना है। आते हैं 12 चैप्टर में समझते हैं। 12 चैप्टर में पढ़ना है ब्रिज। तो ब्रिज का जो क्षेत्र होता है, ब्रिज का क्षेत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ब्रिज का परिधि, ब्रिज का परिधि, ब्रिज का परिधि होता है 2 पाई, ब्रिज का परिधि होता है 2 पाई। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ब्रिज है और यहाँ पे किसी एंगल से यहाँ पे एक त्रिज्यक खंड बनता है। एक त्रिभुज है ए बी सी और ये आपका लघु खंड बन रहा है। ये वो मान लेते हैं, तो कहेगा कि ए बी सी ओ का क्षेत्र क्या होगा, त्रिज्यक का क्षेत्र क्या होगा। ये थीटा एंगल बन रहा है और रेडियस आर है, इसका क्षेत्र क्या होगा, तो त्रिज्यक खंड का क्षेत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये लघु त्रिज्यक खंड, कौन सा त्रिज्यक खंड है, लघु, छोटा, ये छोटा त्रिज्यक खंड है। तो लघु त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आगे देखते हैं। अब कहेगा कि दीर्घ 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 त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। इसको हम लोग कर सकते हैं
कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे है बृहत 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 वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अध्याय 13 में। अध्याय 13 में हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं घन के बारे में। घन के सही मूल्य आपस का बराबर होता है। इसका जो आयतन होता है, आयतन ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। इसका जो विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने भुजा होता है। आगे आते हैं। आगे हम समझते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। इसका वॉल्यूम होता है L गुने V गुने H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2H इंटू L प्लस V। संपूर्ण क्षेत्र होता है इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और इसका विकर्ण का सूत्र होता है विकर्ण का √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आगे देखते हैं। आगे ये आपका शंकु। शंकु का एक होता है तिर्यक ऊंचाई, एक होता है ऊंचाई। तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल। संपूर्ण होता है इसका पाई आर 2 एल प्लस आर। और इसका जो तिर्यक ऊंचाई होता है साइलेंट है उसका सूत्र होता है √H स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे ये विलन है। तो विलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर होता है। विलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच। विलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस। आगे चलते हैं। ये आपका है गोला। तो गोला का वॉल्यूम होता है 4/1 पाई आर क्यूब। उसके बाद वक्र और संपूर्ण इसका क्षेत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आते हैं। यह है आपका अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्र होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। आगे आते हैं। आगे है शंकु का छेदक। शंकु का छेदक। शंकु के छेदक का आयतन होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। संपूर्ण क्षेत्र होता है इसका पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं। शंकु का साइलेंट हाइट होता है 1 बराबर
एच स्क्वायर, सॉरी शंकु के चिन्ह पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब आते हैं अध्याय 14 में। अध्याय 14 में हम लोग पढ़ने पहले माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यानी राशियों की योगफल बटे में राशियों की संख्या, राशियों की योगफल बटे में राशियों की संख्या। आगे आते हैं माध्यक, माध्यक या माध्यिका। इसका सूत्र होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में छोटा एफ इंटू में एच, ये माध्यिका का सूत्र है या माध्यक है। L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच। आगे आते हैं बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये बहुलक का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और आता है, कहेंगे माध्य मध्य का बहुलक में क्या संबंध होता है, तो बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है तो त्रिमाध्यक माइनस 2 माध्यक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अध्याय 15। अध्याय 15 में आपको पर्यायता बराबर होता है घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या बटे में घटनाओं की अनुकूल संख्या। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक क्या होगा, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इतना फॉर्मूला आप रिवीजन करते हैं तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और एडजेक्टिव आराम से बनेगा। 100 एडजेक्टिव में 50 एडजेक्टिव आराम से ही सारे फॉर्मूले को बन जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि परीक्षा को हम कह सकते हैं E बराबर एनी बटे में NS, एनी बटे में NS। और पर्यायता का जो मान होता है पर्यायता, ये हमेशा 0 के बराबर 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से क्या होता है छोटा, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं, याद रखना, इसमें एग्जाम में पूछता है। तो इतने फॉर्मूला को हम लोग पूरे चैप्टर का निचोड़ है और इतने फॉर्मूला से आप लोग आराम से एग्जाम में 100 एडजेक्टिव में से 50 एडजेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।